हे एवरीवन, आज की ये वीडियो होने वाली है द किंगडम ऑफ रियोन का एपिसोड 3। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डरूका के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर डरूका के शहर में इंसान घुस जाते हैं और वहां तबाही मचाने लग जाते हैं और सभी विचेस को मारने लग जाते हैं, जिससे कि डरूका बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ डरूका की फ्रेंड मिया आ जाती है। मिया बोलती है, डरूका मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। डरूका बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मिया बोलती है, पता नहीं, बस इंसानों ने हम पर अचानक से हमला करना स्टार्ट कर दिया। डरूका बोलती है, बट ऐसा क्यों, हमारे और इंसानों के बीच तो इतने अच्छे रिलेशन थे। मिया बोलती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। डरूका बोलती है, तो हम मैजिक भी तो यूज कर सकते हैं। मिया बोलती है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मशीन है वो हमारे मैजिक को सप्रेस कर रही है। शायद इस बारे में हमारी मैडम ओफिलिया को कुछ पता हो। और फिर बोलती है, डरूका तुम्हें अब जल्दी से यहाँ से भागना है और जाकर ओफिलिया मैडम को ये सारी बातें बतानी है। डरूका बोलती है, आखिर मैं अकेले क्यों जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मिया डरूका को समझाती है कि नहीं, हम दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं। दरअसल इंसानों ने मिया के ऊपर पहले ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पीठ पर बहुत गहरी चोट आ चुकी थी। इसके बाद मिया डरूका को रास्ता बताती है कि तुम स्टार ऑफ रेवोल्यूशन को फॉलो कर मैडम ओफिलिया तक पहुंच जाओगी। और फिर वो डॉल देती हुई डरूका को मोटिवेट करती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम बहुत तेज हो, तुम जल्दी ही मैडम ओफिलिया तक पहुंच जाओगी, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। डरूका उस डॉल को उठाकर रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। तभी कुछ लोग डरूका को वहाँ से भागते हुए देख लेते हैं। वो सोचते हैं आखिर वो अकेले क्या ही कर लेगी, इसीलिए वो उसका पीछा ना करते हुए वो मिया को वहीं पर मार देते हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर डरूका बहुत रोने लग जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डरूका आधी मरी हुई हालत में पड़ी होती है। एडोनिस बोलता है, प्लीज मरना मत, मुझे कम से कम ये तो बताओ कि आखिर मैं क्लोई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। डरूका एडोनिस से माफी मांगती है और विचेस के बारे में कुछ बताने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं और डरूका के ऊपर गोलियों की बारिश कर उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एडोनिस पीछे हटता है और बोलता है, मुझे पता था कि क्लोई को वापस जिंदा करने के लिए यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है। तभी वो ह्यूमंस बोलते हैं, अब ये मारा जाएगा। ये बोलते हुए वो एडोनिस के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं। तभी एडोनिस अपने मैजिक का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक बैरियर सा बना लेता है, जिसकी वजह से गोलियां उसको छू भी नहीं पाती। फिर एडोनिस उन्हीं गोलियों को कंट्रोल करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी ह्यूमंस एक ही झटके में मौत के घाट उतर जाते हैं। इसके बाद हमें उसी एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है, जो कि एडोनिस के ऊपर अपने गन पॉइंट करके बैठा हुआ होता है। तभी वो एग्जीक्यूटिव एडोनिस के ऊपर अपनी गन फायर कर देता है, बट उसकी गोलियां एडोनिस को छू भी नहीं पाती। एडोनिस उनको हवा में ही रोक देता है और अपने मैजिक का यूज करके उसको बहुत बड़ा बना देता है और उल्टा उसी गोली से एग्जीक्यूटिव के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम सभी देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव की आधी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद एडोनिस बोलता है कि तुम सभी एक कमजोर कीड़े हो, तुम सभी को क्या लगता है कि तुम मैजिक को हरा सकते हो और सभी विचेस को मार सकते हो? तो कान खोल के सुनो, मैं इस दुनिया के एक आखिरी इंसान को भी मार डालूंगा, जिससे कि तुम सभी को फील होगा कि क्लोई जब मरी थी तो उसको कैसा लगा था, क्योंकि तुम क्लोई को मार के चैन से बिल्कुल नहीं रह सकते हो। इसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें यामातो स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी वो अपनी बहन यूकी से बोलता है कि आखिर तुम सभी वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी करो। इसके बाद हमें यूकी को दिखाया जाता है, जो कि उसी डिवाइस DAM के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि अब जल्दी से ये एक्टिवेट हो जाए, ताकि हम उसके मैजिक को सरपास कर सके और उसको हरा सके। तभी वो अपने भाई के साथ बिताए हुए पास्ट के लम्हों को याद करने लग जाती है और बहुत खुश होती है और बोलती है कि आखिरकार मैं अपने भाई के कुछ काम आ पाऊंगी। तभी उसको रियलाइज होता है और वो फिर चिल्लाकर सभी से बोलती है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो। वो डिवाइस एक्टिवेट होने से पहले ही वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं। उनमें से एक बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लोग एम्पायर के 4 हिस्सों में से नेशनल साइंस एजेंसी है एंड इस नेशनल साइंस एजेंसी की डायरेक्टर का नाम ट्रीटा समैंथा है। समैंथा यूकी से बोलती है कि जब मैंने तुमको लास्ट टाइम देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, अब काफी बड़ी हो चुकी हो, बट अफसोस मैं तुमको इस डिवाइस को एक्टिवेट करने नहीं दे सकती। यूकी अपने गन पर हाथ रखती हुई बोलती है कि तुम्हारा इस चीज से मतलब क्या है, और अपने भाई यामाटो को कॉल करती है। यामाटो बोलता है, तुमने अब तक उस डिवाइस को एक्टिवेट क्यों नहीं किया है। समैंथा यूकी के हाथ से फोन ले लेती है और यामाटो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम इस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइंस एक बहुत अच्छी चीज है जिसने दुनिया को एक अलग रास्ता दिखाया है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम नहीं समझ सकते, जैसे कि मैजिक को सरपास करने वाले मशीन के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। फिर समैंथा यामाटो को ह्यूमन सेलुलर डिफेंशन डिसीज के बारे में बताती है। दरअसल ये एक तरीके की बीमारी है जो कि इंसानों के अंदर होने के बाद उसके अंदर की सेल्स को धीरे धीरे मारते रहता है। यामाटो बोलता है, ये तो वही बीमारी है जो उन
सोल्जर्स को हुई थी जो विचेस को मारने में शामिल थे, लेकिन इस बात को तो 10 साल बीत चुके हैं। तो फिर इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? समंथा बोलती है मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ये डिसीज लोगों के अंदर इस डिवाइस के अंदर के पार्टिकल्स के कारण ही हुई थी, यानी कि इस डिवाइस के कारण ह्यूमंस के सेल्स मरते हैं। यामाटो बोलता है ये तो मेरे लिए एक नई न्यूज है। समंथा बोलती है अब पहले की तरह एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं रहा है और इस दुनिया में विचेस भी नहीं रहे हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सके, और जो इस एनवायरनमेंट में रेडिएशन था वो भी कब का खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर इस डिवाइस को वापस एक्टिवेट किया गया तो पक्का ये इंसानों की बॉडी पर इफेक्ट करेगा, जिससे कि इंसान पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। फिर समंथा बोलती है कि तुम तो ये जानते होगी जिस किसी ने भी इस डिवाइस का यूज करते हुए विचेस को मारा था उनके साथ आखिर क्या हुआ था। उनको एक ऐसी बीमारी लगी जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। यामाटो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जैसे कि एम्परर के साथ भी हुआ है, एम्परर को भी इसी तरीके की बीमारी हुई है। फिर समंथा फोन कट करके यूकी को उसका फोन दे देती है और बोलती है अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि आखिर इसको एक्टिवेट क्यों नहीं करना। बट यूकी उसके हाथ पर मारती हुई वहाँ से रोती हुई आगे भागने लगती है और बोलती है जो भी बीमारी होगी उसको इंसान झेल लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है उसको तो इस डिवाइस के जरिए हम खत्म कर ही सकते हैं। और वैसे भी मेरे भाई ने बोला था कि ये नेशनल सपोर्ट के लिए है। फिर समंथा बाकी सभी साइंटिस्ट को पीछे रोकती हुई यूकी के पीछे भागती है और बोलती है मैंने तुमको क्या बोला, तुमको समझ नहीं आ रहा? अगर तुमने इसको एक्टिवेट किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट यूकी समंथा की बात को इग्नोर करती हुई उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का यूज करते हुए काफी हंस रहा होता है। तभी डिवाइस के ऑन होते ही एडोनिस का मैजिक भी सरपास हो जाता है और एडोनिस का जादुई पेन नीचे जाकर गिर जाता है। यामाटो ये सारी चीजें देख रहा होता है जिससे कि उसको कुछ समझ नहीं आता। वो समंथा को कॉल करके पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर यूकी ठीक तो है ना? समंथा उससे झूठ बोलती है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि उस डिवाइस के ऑन होते ही उसकी थोड़ी सी रेडिएशन से यूकी और समंथा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती, वो पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। फिर समंथा यामाटो से बोलती है कि क्या तुम लोग उस लड़के को बिना सप्रेसिंग मैजिक को नहीं हरा सकते, और पूछती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। यामाटो बोलता है कि हमें उन सभी को मार देना चाहिए जो कि एम्पायर के लिए खतरा है। समंथा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग रेडिया है जिनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद यामाटो एडोनिस को मारने के लिए काफी सारे सोल्जर्स को वहाँ भेज देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर्स एडोनिस के पास पहुँच जाते हैं अटैक करने के लिए। एडोनिस सभी सोल्जर्स को देखकर अपने पेन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी देखते हैं कि उन सोल्जर्स में से एक आगे बढ़ती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की। बट बाकी के सभी सोल्जर्स उसको आगे से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग टूटकर उनके बीच में गिर जाती है, जिससे कि वो सोल्जर एडोनिस की तरफ और आगे बढ़ती है और अपने फायर ब्लेड को ऑन कर लेती है और फिर वो एडोनिस को मारने जा ही रही होती है। तभी एडोनिस सोचता है कि आखिरकार मैं अब मरने वाला हूँ और बोलता है ये सब काफी शांति भरा है और फाइनली मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्लोई। एडोनिस ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम सभी देखते हैं कि वो सोल्जर एडोनिस का सर काट देती है और दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर हमारी टीममेट का क्या हुआ होगा, वो ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर एडोनिस का सर लेकर बाकी सोल्जर्स के सामने पहुंचती है और बोलती है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने उस विच के स्टूडेंट को मार डाला। ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरी सिटी में खुशी का माहौल हो जाता है। इसके बाद वो सोल्जर सभी घायल लोगों के पास जाती है और उनकी मदद करती है और ये सारी चीजें यामाटो स्क्रीन पर देख रहा होता है और बोलता है कि क्या सच में हम लोग जीत गए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तभी वो नोटिस करता है कि जिस सोल्जर ने एडोनिस को मारा वो काफी ज्यादा यंग है। यामाटो के साथ ही बोलते हैं कि क्या हमें इस लड़की की आइडेंटिटी निकालनी चाहिए। यामाटो बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी जाकर समंथा और यूकी को देखो कि आखिर उन लोगों को क्या हुआ है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि सच में हमारा एम्पायर बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। इसके बाद समंथा और यूकी को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बुरी तरीके से घायल थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक लड़के को 10 साल तक कैद करके रखा गया जो आज आजाद होकर इतनी बड़ी तबाही करी और लोगों का नुकसान किया। ये बच्चा एक विच का स्टूडेंट हुआ करता था, ये एक इंसान ही था जिसने विच की तरह मैजिक सीखा और आज इंसानों के ऊपर ही हमला कर दिया। और ये सारी बात और कोई नहीं, एम्पायर का एम्परर गोटे ही बता रहा होता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी के साथ जूझ रहा होता है। और वो बताता है कि जब 10 साल पहले उसने विच को मारा था तभी भी उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था और आज भी नहीं है। इवन उसने तो गॉड को भी खत्म कर दिया है और अब वो लोग एक नए वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ का गॉड वहाँ का रेडिया एम्पायर ही है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि इस पूरी स्पीच को एक स्टूडेंट अपने फोन
ईयरफोन में स्कूल के अंदर सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपने टीचर से क्वेश्चन करता है कि अगर वो लड़का ह्यूमन था तो फिर वो विचेस की साइड से क्यों लड़ रहा था। वो टीचर बोलता है अब ये तो नहीं पता ऐसा क्यों था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर टीचर और सारे बच्चे वहाँ से जाने लग जाते हैं। बट वो पहले वाली स्टूडेंट वापस से वहीं पर हेड डाउन कर लेट जाती है। तभी वहाँ पर वो दूसरी लड़की आ जाती है और उससे बोलती है कि मैंने वो सब कुछ देखा। वो उससे पूछती है कि आखिर ये तुम क्या बोल रही हो, बट वो लड़की उसको और कुछ भी जवाब ना देती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़की ग्रेव यार्ड में आती है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए फूल चढ़ाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े से पत्थर के नीचे दब रखा होता है और उसे मदद के लिए काफी आवाज लगा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपने मन ही मन में काफी सॉरी बोल रही होती है, लेकिन तभी वो अपना फोन निकालती है और फोन में एडोनिस की फोटो देखती हुई अपने मन में सोचती है कि कुछ भी हो बट ये मैजिक करने वाला लड़का काफी हॉट है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ करना डराने के लिए। वो लड़की नोटिस करती है कि वो लड़का एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी एडोनिस की सारी फोटोज को डिलीट करने जाती है। वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, तुम इसको डिलीट मत करो, अगर तुम्हें इसकी फोटोज रखना पसंद है तो, बट हाँ तुम किसी और को मत बताना वरना तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। जिससे कि वो लड़की सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। तभी वो ऑफिसर किसी को कॉल करता है और बोलता है कि सामने से एक स्कूल गर्ल भागती हुई आ रही होगी, तुम उसको अरेस्ट कर लो और नेशनल सिक्योरिटी को उसको सौंप दो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं नेशनल इंटेलिजेंस डेप्यूटर का डायरेक्टर है और इसका नाम चीफ ओर्स है और वो कॉल पर एक चार्मी नाम की लड़की से बात कर रहा था। खैर इसके बाद हमें चार्मी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ रिसर्च कर रही होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि चार्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ इन्वेस्टिगेटर है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उसकी रिसर्च खत्म होती है और उसको पता चलता है कि वो एडोनिस की बॉडी रियल नहीं है, वो एक डमी है, यानी कि असली एडोनिस मरा ही नहीं और वो अभी तक जिंदा है। तभी एडोनिस अपनी आंखें खोलता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि एडोनिस आखिर कहाँ है और वो अचानक से कहाँ गायब हुआ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।